GLCIS में आपका स्वागत अभिनंदन। और जिस ट्रस्ट के साथ आप इस कोर्स में मेरे साथ जुड़े हैं उस ट्रस्ट को गुरुजी पूरा करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि 100 से लेकर 200 नंबर तक जो हैं वो परफेक्टली आपको तैयार कराऊंगा। आज इसी कोर्स में अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रारूप लेखन। प्रारूप लेखन जो है उसमें बेटा अपने को 11 टॉपिक दिए हैं, 11 तरह के स्वरूप दिए हैं अपने को, उनको अपने को तैयार करना है। पेपर 6 पे बच्चा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता है, लास्ट टाइम पे उस पर पढ़ता है और लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उतने टाइम की उसमें आवश्यकता नहीं है। इन 11 प्रारूप को मैं आप लोगों को, देखिए बड़े बड़ी वीडियो बनाकर आपका समय ख़राब करना वो मुझे नहीं आता है, शॉर्ट एंड स्वीट आपको सिखाना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, ये 11 प्रारूप और मतलब 25 नंबर जो है इसको मैं लगभग 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट कर दूंगा। और 2.5 घंटे अगर 2 बार आप इसको देख के एग्जाम से पहले चले गए तो बेटा इस 25 में से 25 से ये पूरा मैथमेटिकल स्कोर है। लिखने का तरीका आप मेरे से सीखिएगा और उसी तरीके से आप आगे बढ़िएगा। अब देखिए ये 25 अंक जो हमारे हैं, ये 25 अंक जो है वो कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं थोड़ी सी। देखिए सबसे पहले अपने को ये समझना है कि प्रारूप क्या होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या सावधानियां होती है। तो प्रारूप का मतलब क्या होता है, चूंकि जब हम किसी शासकीय विभाग में कार्य करते हैं तो अनेकों बार हम लोगों को क्या होता है, पत्र के माध्यम से बात करनी होती है। वर्तमान समय में तो क्या हो गया, इसका स्थान ईमेल ने ले लिया है। इससे पहले क्या होता था, आज से 10 से 20 साल पहले ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधा हो जाती थी, जहाँ दैनिक रूप से क्या होता था कि आपको बहुत सारे पत्राचार जो है वो करने पड़ते थे। अब ये जो पत्र होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी क्या होता है, सचिवालय में नियुक्त होता है, किसी विभाग का मुखिया नियुक्त होता है, ठीक है। बहुत सारे पत्र आते हैं, पत्रों के जवाब देने होते हैं। आज भी पत्र आते हैं, नोटिफिकेशन के रूप में आते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे आते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो उनको लिखता है, ठीक है। तो मोटा मोटा बात ये होगी कि ये प्रारूप जो है जब अपन जॉब करेंगे तो ये हमेशा आपके दैनंदिनी का हिस्सा होंगे, आपके दैनिक जीवन का हिस्सा होंगे। अब इसके अंदर प्रारूप का मतलब ये हो गया कि भाई शासकीय रूप से, या ऐसे तो इसको अपन निजी क्षेत्र में भी ले सकते हैं, लेकिन दैनिक जीवन के अंदर जो भी अपने कार्य ऐसे हैं जिनको अपने को लिखित रूप से करना है, ठीक है, और उस बात को अपने को पूरा विधि सम्मत रूप से कहना है, तो उसके लिए क्या प्रारूप लेखन की विद्या को अपनाया गया है। हिंदी का बहुत बड़ा विषय है ये। अब प्रारूप लेखन की सबसे मुख्य बातें, पहली चीज़, अगर प्रारूप आप बना रहे हैं, उसका फॉर्मेट आप बना रहे हैं, और बेटा एक ओवर राइटिंग अगर उसमें हो गई है, एक ओवर राइटिंग, तो देखो RS में तो मैंने उसके अंदर 0 नंबर आते हुए देखा है, ठीक है। MPPSC में भी क्या कि 1-2 अंक तक देते हैं, लेकिन अगर ओवर राइटिंग आपने लिखते वक्त कर दिया, ओवर राइटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे क्रमांक आपने लिखा, ये ऐसा आपने क्रमांक लिखा और आपने यहाँ पे जैसे इसको ऐसे कर दिया ओवर राइट, ठीक है, ओवर राइटिंग हो गई, मतलब इसको 0 किया जा सकता है। तो ओवर राइटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ओवर राइटिंग के बाद दूसरा नियम, इसका पहला ये हो गया, दूसरा नियम ये सीखो। दूसरे नियम के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, कि जब अपन प्रारूप बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो अपन ने यहाँ पे ऐसा लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कथित रूप से, अरे नहीं, कथित नहीं आना था, ये है ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको काट दिया। अगर ये काट दिया है तो आपके शिक्षक एग्जामिनर के पास से अधिकार है कि वो 0 अंक कर सकता है। तो ये 2 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरा काटा पीटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब गलत हो गया है तो वो गलत रहेगा। आपने आज तक कोई ऐसा शासकीय पत्र देखा जिसमें काटा पीटी हो, नहीं होती है। तो आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप इन नियमों का ध्यान रख कर प्रारूप का लेखन करें। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसके अंदर अपन, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, कोई भी जब अपन प्रारूप लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रतिलिपि जो है,
अपन फॉर्मेट तो देख लेते हैं, प्रतिलिपि भी देख लेते हैं, लेकिन कौन सी प्रतिलिपि या किस प्रकार का पत्र की प्रतिलिपियाँ कहाँ जाएगी ये उसमें मेंशन नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एज ए जिला कलेक्टर आपको कोई एक शासकीय पत्र विभिन्न विभागों में भेजना है, ठीक है, या शिक्षा विभाग में भेजना है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षा विभाग में क्या जाएगा। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई जिला शिक्षा अधिकारी, ठीक है, आप इंदौर में पदस्थ हैं, इंदौर, ठीक है, समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला इंदौर, ठीक है। फिर तीसरा क्या गया, समस्त प्राचार्य संबंधित स्कूल, जो भी आपको लिखना है। चौथा रक्षित पत्रावली। अब ये रक्षित पत्रावली क्या होती है? रक्षित पत्रावली का मतलब ये होता है कि जब किसी एक विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का पत्र वाचन किया जाता है, पत्रकार जो है वो भेजे जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं, तो उनका पूरा एक शील्ड जो रहती है, एक फाइल जो रहती है, उसमें उसको सुरक्षित रखा जाता है कि कब कब आपने कोई पत्र भेजा। जैसे मान लिया आपने कोई पत्र सर्कुलर जारी करके भेज दिया, तो उस सर्कुलर की एक कॉपी जो है उस विभाग में या जहाँ से लिखी गई है वहाँ की फाइल में वो हमेशा डिपॉजिट रहेगी, जमा रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो ये हो गया रक्षित पत्रावली। तो अगर किसी में भी प्रतिलिपि अगर बन रही है तो रक्षित पत्रावली हमेशा तैयार होगी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं कि प्रतिलिपि कहाँ भेजनी है, कहाँ नहीं भेजनी, उसका अनुभव नहीं होता है। अब बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या आ रही होगी कि साहब हमें कैसा पता चलेगा कि इस पत्रावली को कहाँ देना है। तो देखो, जो शासकीय जिस अधिकारी पोस्ट के लिए आप चयनित होना चाह रहे हैं, तो आपको इतना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि साहब मुझे तो पता ही नहीं है। नहीं पता है तो आपको इन सेवाओं में आने का हक भी नहीं है। और आपको पता करना होगा कि एक मुख्य सचिव है, अगर वो पत्र लिख रहा है तो उसके पत्र कहाँ कहाँ जाएंगे, पत्र का विषय किससे संबंधित है, तो वो किस किस को प्रतिलिपियाँ जाएगी, ये आपको जेन्युइनली ध्यान में होना चाहिए। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है पूरा, वो स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। जैसे एसपी साहब कोई पत्र अगर निकाल रहे हैं, अब वो मान लो शांति कायम रखने के लिए भी मुहर्रम के दौरान क्या हो सकता है कि संवेदनशीलता हो सकती है, इस कारण से संवेदन क्षेत्रों में जो है थानाक्रमी नियुक्त किए जाते हैं, ये जो भी है, तो वहाँ पे आप क्या होगा, आपको पता है कि थाने स्तर की सूचना है, तो अगर थाने पे उसकी प्रतिलिपि ही नहीं गई तो उसका कार्यपालन, उसका पालन कैसे होगा। तो वहाँ पे प्रतिलिपि आपको सेंस ऑफ ह्यूमर से निकालनी पड़ेगी कि प्रतिलिपियाँ कहाँ कहाँ देनी है, और रक्षित पत्रावली का जिक्र होना भी यहाँ पे ज़रूरी है। ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो हम लोगों ने चर्चा करी। इसके आगे देखते हैं अपन, ठीक है। चौथा, प्रारूप लेखन का चौथा मुख्य बिंदु, देखिए, प्रारूप लेखन करने से पहले जब आप एग्जाम में इसको लिखते हैं तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, पेज का सेटअप दिमाग में बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रखना है। कैसे? जैसे मान लो आपके पत्र की हेडिंग आ रही, जो भी आप लिख रहे हैं, तो आपका दिमाग इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि कागज़ में आप जगह को महसूस कर पाएँ कि इतनी जगह में मैं ये लिख दूंगा, इतनी जगह के अंदर मैं ये लिख दूंगा, इतनी जगह में मैं दिनांक लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ मेरा विषय लिख दूंगा, यहाँ मेरे को अगर संदर्भ लिखना संदर्भ लिख दूंगा, यहाँ से मेरा पत्र शुरू होगा, इस प्रकार से आगे यहाँ पे क्या होगा, जो जारी करता है उसका लिखूंगा, इसके आगे वाला पार्ट है वहाँ पे मैं प्रतिलिपियाँ लिखूंगा। तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में आपका घर पे 5-6 बार ऐसा अभ्यास होना चाहिए, और ये अभ्यास आप अभी भी कर सकते हैं, और 5वां पेपर होने के बाद 6वें पेपर के बीच में जो दिन रहता है उसमें भी कर सकते हैं। साथ ही 6वां पेपर जब भी आप देने जाएं तो उससे पहले 2 चीज़ें रिवीजन करने की होती है, जो मैं प्रारूप लेखन अंत करते आपको बाद में बताऊंगा कि क्या 2 चीज़ें रिवीजन अच्छे से करके जाते हैं। ये चौथा क्या है कि इसका फॉर्मेट जो है आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। फिर देखो, वैसे तो क्या है, देवनागरी लिपि में इन वर्णों का प्रयोग जो है अब प्रयोग नहीं किया जाता प्रायोगिक रूप से, लेकिन इस बार 2021 का जो मेंस हुआ था उसके अंदर मुझे नहीं समझ आया कि क्यों इनको उपयोगित किया गया, जबकि पिछले 40 साल 45 साल से इन अल्फ़ाबेट या इन वर्णों का इस्तेमाल बंद हो चुका है, क्योंकि ये संस्कृत में ही प्रयुक्त किए जाते हैं और वैधानिक रूप से भी इनका प्रयोग करना बंद हो गया है। जैसे मैंने क्रमांक लिखा था तो आपने देखा होगा कि मैंने क्रमांक ऐसे लिखा, तो ये जो क्रमांक है ये अंग वाला क्रमांक है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे क के बजाय घ वाला कोई वर्ड लिखना होता तो मैं उसको ऐसे लिखता, ये, ठीक है। लेकिन ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग हिंदी में प्रचलन से बाहर हो गया है, लेकिन इस बार उन्होंने शब्द शुद्धिकरण के अंदर ऐसा एक वर्ड दिया था जिसमें आपको लिखना इस प्रकार से था,
इस कारण से इन चीज़ों को भी आप में ध्यान में रखना। जैसे आपने एक क्रमांक लिखा है, ये शुद्ध है, अगर आप ऐसा क्रमांक लिखते हैं तो भी शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और विशेष सिखाने वाली आपको सिखाना चाहूँगा कि वो भी आपको सीखना जरूरी है कि क्या सीखना चाहिए, वो भी सीख लीजिए आप। कि जैसे क्या होगा, हम लिखते हैं कुंती, और हम क्या करते हैं, बीच में बिंदी बता देते हैं कि एग्जामिनर को जिस पे मानना उस पे मान लो। तो देखो न जो है उसको लिखते पहले और उच्चारण बाद में करते हैं। कैसे? जैसे अगर आप कुंती लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे और फिर बोलेंगे। मतलब अनुस्वार न वाला जो है, पंचम अक्षर का न है, वो हमेशा पहले लिखा जाएगा और फिर बोला जाएगा। अगर ये र की बात हो तो र बोलते पहले हैं और लिखते बाद में, मतलब आप उसको उच्चारण पहले करोगे, लिखोगे बाद में। जैसे मैंने लिखा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अंतर, तय के बाद र बोल रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा इसको ऐसे, अंतरराष्ट्रीय। मैं बोल रहा हूँ आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो मैं बोल कब रहा हूँ, शी के बाद बोल रहा हूँ, तो ये लगेगा किस पे, व पे। ठीक है, तो ये न और र वाली जो मिस्टेक है ये प्रारूप में बहुत विशेष रूप से फोकस में होती है, ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो आज इस पहले वीडियो में आपने मुझे जाना कि प्रारूप लेखन जो है कैसे लिखते हैं, क्या स्किल्स होती है। बाकी सारे जो प्रारूप है उन प्रारूप के शॉर्ट वीडियोस में भी मैं आप लोगों को पूरी तरह से उसके प्रारूप भी सिखा दूंगा, क्या ध्यान रखने चीज़ें वो भी सिखा दूंगा, और ऐसे एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि प्रतिलिपियों में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आए। अभी तक आप लोगों ने अगर GLCIS MPPSC ऐप डाउनलोड नहीं किया है और यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐप डाउनलोड करें। मेंस के लिए और प्री के लिए और फुल कोर्सेज के लिए बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, और इन कोर्सेज के माध्यम से आप अपनी सफलता को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार भी कर सकते हैं और सुनिश्चित भी कर सकते हैं। धन्यवाद।